एनएससी द्वारा प्रस्तुत सशक्त निवेशक में आज एक बहुत ही खास इंसान से आप सबको रूबरू कराना चाहता हूं। एक ऐसे इंसान जिन्होंने 4 दशक से भी ज्यादा समय अपने जीवन का सेविंग, इन्वेस्टिंग और अब रेगुलेशन, इन सब में बिताया अपना समय। का नाम है अश्विनी भाटिया साहब, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 दशक से या लगभग 4 दशक रहे मैनेजिंग डायरेक्टर, पर उन्होंने अपना पद छोड़ा। वहां पर एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, उसके एमडी रहे और अब जो भारत के मार्केट रेगुलेटर हैं सेबी, उसमें होल टाइम मेंबर है। तो जैसे मैंने कहा कि सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, इस बातचीत के लिए। हमेशा अच्छा लगा है आपसे बात करने। और सबसे पहला मेरा जो सवाल है आपसे कि आपने इतनी करीबी से, जो एक भारतीय कंज्यूमर है, इन्वेस्टर है, सेवर है, जब आपने अपना करियर शुरू किया, शायद तब कोई इतनी इवॉल्व स्टॉक मार्केट नहीं थी जैसी आज है। तो लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आके अपनी एफडी करते थे या पीपीएफ करते थे या यूटीआई करते थे। वहां से जो एवोल्यूशन हुई है, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? खासकर आजकल हम बात करते हैं फाइनेंशियलाइजेशन की, कि लोग सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं। तो आपने किस तरह के चैलेंजेस देखे? क्योंकि आप केवल मेट्रोज में नहीं थे। जब हम लोग मेट्रोज में थे, आप छोटे छोटे शहरों में जाकर अपने बैंक डिपॉजिटर्स के साथ बात करते थे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो विवेक जी, धन्यवाद। बेहद खुशी हो रही है मुझे यहाँ पे आके आपके साथ एक बार फिर बात करने की मुझे बहुत खुशी हुई है। 4 दशक के आसपास मैंने बैंकिंग सेक्टर में, म्यूचुअल फंड में, कैपिटल मार्केट्स में, ट्रेजरीज में, सब जगह काम किया है। और 85 में मैंने बैंक भर्ती हुआ था। और उन दिनों में किसी का एक खाता हो जाए, वही बहुत बड़ी चीज होती थी। पासबुक्स होती थी, बड़े बड़े लेजर होते थे। और आज हम 2024 में हम कहाँ पे हैं? हमारा देश डिजिटाइज्ड हो गया है। पहले लाइन लगती थी खाता खोलने की, अब सब कुछ मोबाइल पे हो जाता है, खाता हो जाता है, यूपीआई हो गया है। तो जिस तरह से बदलाव आया है, आज के जो नौजवान है उसकी तुलना भी नहीं कर सकते। चेंजेस कैसे आए हैं और फाइनेंशियलाइजेशन कैसे हुई है, तो सबसे आसान तरीका बताने का यही है कि म्यूचुअल फंड्स करीब 10 साल पहले या 2013 में जो एयूएम था, जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं, सिर्फ 8 लाख करोड़ थे। आज के दिन 53 लाख करोड़ हो गए। कंपाउंडिंग बहुत तेज है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है और वेल्थ भी क्रिएट होती जा रही है। और हर एक 5 साल में वेल्थ डबल होती है, दुगनी होती है। तो 2013 में करीब 70 लाख थी, अभी कुछ दिन पहले 400 लाख करोड़ को पार कर गई। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो कैपिटल मार्केट्स में जो वेल्थ जनरेट हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो बैंकिंग सिस्टम में आज के दिन करीब 150 करोड़ खाते, उसकी तुलना में हमारे पास सिर्फ करीब 15 करोड़ डीमैट अकाउंट, सिर्फ 17 करोड़ म्यूचुअल फंड फोलियोज है। तो कंपेयर करें तो 10% है सिर्फ। तो जरूरी ये है कि जो निवेशक है और जो डिपॉजिटर है, जो सेवर है, वो अपॉर्चुनिटी देखे। अपॉर्चुनिटी यही है कि भारत आज के दिन अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, कंपनीज अच्छी लिस्ट हो रही हैं, और सोचकर समझकर मार्केट में आए। फाइनेंशियलाइजेशन तक जहां जहां पे बात है,
हिंदुस्तान में करीब 95% पैसा अभी भी रियल एस्टेट और सोने में, वो भी एक तरह की वेल्थ है। ये नहीं कि सारी वेल्थ स्टॉक मार्केट में है, लेकिन आपके मकान में है, आपकी जमीन में है, आपकी खेती में है, सोने में है, जेवर में है, ज्वेलरी में है, पर ये डाइवर्सिफाई नहीं हो रहा है। और कंपेयर करें तो यूरोप में या जो बड़े देश हैं, जो रियल एस्टेट की वैल्यू है वो 50% से कम। हमारे यहाँ पे वो नंबर करीब 85%। तो फाइनेंशियलाइजेशन अभी बढ़ना शुरू है। जैसे मैंने आपको बोला कि म्यूचुअल फंड जो एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं निवेशक के लिए है, उसमें बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 53 लाख करोड़ की मैंने आपको रकम बताई है। अगेन उसकी अगर तुलना करते हैं, ये 53 लाख सिर्फ हमारी जीडीपी का 16% है। जो ग्लोबल एवरेज है वो करीब 70% है। और बैंकिंग में के कंपैरिजन में सिर्फ हम 25% पे। तो ये धीरे धीरे है। और खुशी की बात यह है कि जो अभी ग्रोथ हो रही है वो टियर 3 टियर 4 टाउन्स में, क्योंकि मैं जैसे आपको मैंने बताया कि डिजिटल हो रहा है सब कुछ। केवाईसी डिजिटल हो रहा है। आप खाता फोलियो आप डिजिटली खोल सकते हैं। आपका डीमैट अकाउंट भी आजकल डिजिटली है। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो सकती है कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि जो आज की नई पीढ़ी है फाइनेंशियलाइजेशन ज्यादा करें। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि अगर नई पीढ़ी को देखें तो वो आजकल बहुत कम जेवर खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं। और उसके ऑल्टरनेट्स भी हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं, गोल्ड की ईटीएफ की स्कीम्स हैं। ये अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है कि गोल्ड की कंपनी में भी आप कर सकते हो। तो एवेन्यूज भी बढ़ गए हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज भी कहीं ज्यादा है। लेकिन आपकी रिस्क कहाँ है, आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, वो आपकी मर्जी। मैं रिस्क पे आपसे बात करना चाहता हूं। जैसे आपने कहा सर के आज भी मैं कल पढ़ रहा था कि 210 लाख करोड़ बैंक डिपॉजिट्स में। हाँ, और ये पैसे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, चाहे सेविंग्स अकाउंट हो चाहे एफडी हो। बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये फिगर मेरे ख्याल से जब आपकी और मेरी पहली बार बात हुई थी, ये शायद 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ के पास। तो 60 लाख करोड़ वहां बढ़ गए 4-5 साल। तो अ, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, और साइमल्टेनियसली क्या हुआ कि पिछले 30-32 साल में, जैसे आपने राइटली कहा, और मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मैं सेबी को तब से कवर कर रहा हूं, कि जिस तरह से भारत के रेगुलेटर ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया वो वर्ल्ड बीटिंग है। लेकिन क्या कारण है आपके मुताबिक? क्या लोग रिस्क नहीं समझते? क्या लोग सोचते हैं शेयर बाजार एक बहुत ही रिस्क भरी चीज है, तो कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन में बीट करूं या ना करूं, मैं बैंक में ही खुश हूं? तो एक तो यह कि बैंकिंग के अंदर सेफ्टी है, अश्योर्ड रिटर्न। किसी बैंक ने बोला है कि 7-7.5% आपको फिक्स डिपॉजिट्स पे रिटर्न मिलेगा। मिलेगा, उसमें ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। और कम से कम कैपिटल। शेयर बाजार थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मुश्किल इसलिए क्योंकि अब आप कौन सी कंपनी में निवेश करें, छोटी में करें, मिड साइज में करें, बड़ी में करें। तो सलाह तो मैं यही दूंगा कि आपका पहला प्रोडक्ट अगर आपको कुछ समझ नहीं आता म्यूचुअल फंड में डालिए। लेकिन अगर आप डायरेक्टली बाजार में आ रहे हैं तो आपको उसकी अच्छी जान पहचान स्टडी करना बहुत जरूरी है। और ये मैं आपको आश्वासन से बोल सकता हूं कि अगर आप मार्केट को टाइम ना करें लेकिन मार्केट को टाइम दें तो आपका लॉन्ग रन में फायदा ही होगा, है ना।
और अच्छी कंपनी में डालिए जहां पे मैनेजमेंट अच्छा हो, जिसका डेट कम हो, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो, जहां जिसका अच्छा रिकॉर्ड हो, और आपकी मर्जी पे है वो सब कुछ। आपने इन्फ्लेशन की बात की, तो अगर आपको 7-8% मिल रहे हैं और आप टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो टैक्स के बाद आपको रिटर्न मिलता है 5 और 6% के बीच में। यहां पर जो लॉन्ग टर्म एवरेज है 30 साल का, वो है 15% रिटर्न। और आप अगर कंपाउंडिंग का बेनिफिट लें, और कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत साल पहले बताया था कि दोज हु अंडरस्टैंड अर्न इट, दोज हु डोंट पे इट। अब दोज हु डोंट पे, तो मैंने देखा है बैंक के अंदर, जिसने भी लोन लिया वो तो कंपाउंडिंग होती है, हर महीने कंपाउंडिंग होती है आज। लेकिन यहाँ पे जो आपका गेन है वो आपका लॉन्ग टर्म है। मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं कि पिछले महीने आपके मकान की क्या कीमत थी, आप बोलोगे 50 लाख थी। फिर अगर मैं पूछूं आपसे कि 6 महीने पहले क्या थी, आप बोलोगे वही थी, है ना। 5 साल पहले क्या थी, तो आप बोलेंगे शायद 40 लाख थी। पर लेकिन जब आपने मकान लिया, वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, इन्वेस्टमेंट है आप। जैसे मेरी दादी ने सोना लिया था, वो सोना अभी भी चलता आ रहा है। उन्होंने 150 रुपए तोले में लिया था और आज 72,000 में है। पर वो डेली खरीद रही है, बेच रही है, ऐसे थोड़ा ना कर रही है। आपने भी अपने मकान अगर रहने के लिए लिया है, आप रोज उसको बेचते और खरीदते थोड़ी ना है। सिमिलरली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए। और आपको अगर मार्केट की समझ में है तो डायरेक्टली कंपनी में कीजिए, है ना। और लॉन्ग टर्म कीजिए, ठीक है ना। ये डेली इन आउट खरीदना बेचना आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, आपके टैक्सेशन के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लॉन्ग टर्म वेलबींग के लिए भी ठीक नहीं, ठीक है ना। तो कोई भी आप अच्छी कंपनी उठा लीजिए और देखिए 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले उसकी क्या कीमत थी, अभी कितनी है ना। अच्छी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। और एक बार आप अगर आ गए हैं, ठीक है ना, आपको स्टडी करना जरूरी है, उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है। आपने अगर अपना पोर्टफोलियो बना लिया है, तो हर साल आपको रिव्यू भी करना चाहिए। और ये देखा गया है कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहा है, उसको रिजल्ट्स अच्छे आए। और अगर आप ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो म्यूचुअल फंड्स भी आपको ठीक ठाक रिटर्न देंगे। और अगर आपको यहाँ पे 7% मिल रहा है बैंकिंग, और म्यूचुअल फंड्स आपको 11-12 दे रहे हैं, 5% कंपाउंडिंग इम्पैक्ट 20-30 साल का बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको 1 करोड़ चाहिए, ठीक है, आप 40 साल का अगर आपका सफर है, तो ईयर 0 में आपको सिर्फ 1,500 रुपए जमा करने हर साल, हर महीने। लेकिन अगर आपने करोड़पति 10 साल में बनना है, तो आपको हर महीने 50,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो कंपाउंडिंग का वो बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट। तो जो भी आप करें, लॉन्ग टर्म करें, और लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को जरूर बीट भी करेगा। मुझे याद है जब आपसे पिछली बार बात हुई थी सर, कि आपने कहा था, तब आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सबसे बड़े फंड के एमडी थे, एसबीआई म्यूचुअल फंड के। और आपने तब कहा था कि विवेक, ये जो म्यूचुअल फंड सही है ये तो आप सब समझ गए, लेकिन क्यों सही है और कैसे सही है, अब ये भी समझाना लोगों के लिए जरूरी है, इंडस्ट्री के। क्योंकि उस कैंपेन ने बहुत लोगों को इतना तो बता दिया कि म्यूचुअल फंड है क्या, कि ऐसी कोई चीज है। और एक दूसरे साइड पे जैसे आपने समझाया, कभी कभी लगता है कि ट्रांसपेरेंसी और लिक्विडिटी पर जितना काम किया रेगुलेटर ने, वही
कहीं ना कहीं कभी उसे गलत लोग समझ बैठते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं निकाल सकता हूं पैसे, तो चलिए इससे सबसे पहले निकाल लें। लेकिन एनीवे, आपने जैसे कहा कि किस तरह की और अवेयरनेस आपके मुताबिक, डायरेक्शनली पूछ रहा हूं कि आपका सेबी की तरफ से क्या मैंडेट है कि किस तरह की एजुकेशन अब हमें देनी चाहिए निवेशकों को बाजार में लाने की? सेबी बहुत प्रोग्राम्स करता रहता है, बड़े शहरों में करता है, प्रदेशों में करता है, स्कूल्स में करता है, कॉलेजेस में करता है, विजिट सेबी प्रोग्राम है, और संस्थाएं हैं, एनएससी है, बीएससी है, सीडीएसएल है, जो हमारे फर्स्ट लेवल रेगुलेटर्स हैं। एम्फी है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन चलाया था, और जो आजकल क्रिकेटर्स भी वो करते हैं। और खुशी इस बात की है कि आज के दिन बैंक्स में रिकरिंग डिपॉजिट कम खुलते हैं, सिर्फ ज्यादा खुलते हैं, तो अवेयरनेस बहुत बड़ी है। और हर महीने 20,000 करोड़ का इजाफा होता है, इंक्रीज होता है। तो मेरे समझ में जो आता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी ही करेगी, लेकिन हमारी जो कैपिटल मार्केट्स है वो भी पीछे नहीं रहेंगी, बिकॉज जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है सबसेट है, सबसेट जो जो पूरी की पूरी मार्केट का है। और अगर हमारी इकोनॉमी ने ग्रो करना है जिस रफ्तार से, अगर कैपिटल चाहिए हमें, तो कैपिटल मार्केट्स तो ग्रो करेंगी ही करेंगी, और अच्छी कंपनीज। और मैं समझता हूं कि अगले कुछ सालों में इस तरह से हमारे यहाँ की ग्रोथ हो रही है, और नई कंपनीज आएंगी लिस्ट करने, और और जो कंपनीज अभी हैं मार्केट्स में और पैसा रेज करेंगी, एफिशिएंसी और आएगी, और आज के दिन हम दुनिया में नंबर 4 पे हैं। हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ग्रो करेगा। तो मैं समझता हूं कि फ्रॉम अ कंट्री ऑफ सेवर्स वी शुड बिकम अ कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स। लेकिन जैसे हमारे एनएससी का लोगो है ना, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, लेकिन आप मिसगिविंग्स नहीं होने चाहिए कि आपका पैसा डबल हो सकता है। आपको डेली आप ट्रेड करें तो उसमें ज्यादा बनेगा, ऐसे तो कभी नहीं होता। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लॉन्ग टर्म सोचें। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और जो ट्रेडिंग है, सेबी की रिपोर्ट है, वो आपने बहुत बढ़िया रिपोर्ट की सभी ने, कि 90% लॉस करते हैं और 1% 99% प्रॉफिट करते हैं। बड़ा टेक्निकल एरिया है, आपको अगर समझ आती है तो उसमें जाएं, फायदा लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर ही है। जैसा मैंने आपको समझाया, जैसे आपने छोटी जमीन ली, मकान लिया, फ्लैट लिया, 30 साल के बाद उसकी वैल्यू कहीं से कहीं हो जाती। सोने के साथ भी यही, अच्छी कंपनी के साथ भी यही। तो मैं यही समझता हूं कि यूट्यूब जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो टिप्स देते हैं, उन पे मत जाइए। जो भी करें सेबी की रेगुलेटेड एंटिटीज उनके साथ में रहिए। आपका पैसा है तो डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में आप भेजें, ये नहीं कि थर्ड पार्टी यहाँ पे जा रहा है। सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, सेबी के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन्हीं के साथ ही आप डील कीजिए। और ये मत सोचिए कि आपका पैसा एक दिन में या एक महीने में डबल हो जाएगा। जो भी अच्छी कंपनी होती है, इट इज लाइक ग्रोइंग फ्रूट, है ना। आम है, साल में एक ही बार आएगा, फसल अच्छी होगी तो। आपकी गाज काफी गिरी है इन्फ्लुएंसर्स पर, बहुत एक्शन लिया सेबी ने, और अब नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में ही जो स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनके ही डीप फेक्स बन गए। हाँ, और टेक्नोलॉजी भी अलग अलग, जो जो फ्रॉडस्टर है वो तो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है, लेकिन कम से कम इतना है कि सेबी
और कुछ आपने खुद किए, कुछ आपके कॉलीग्स ने किए, बहुत ऑर्डर्स निकले हैं। तो चैलेंजेस तो ये रहेंगे, और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बदलाव ला रही, वी रिकॉग्नाइज दैट, और रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। हम एआई से आज के दिन कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, पर एआई के जरिए बहुत लोग गलत काम भी करते हैं, जो आपने अभी डीप फेक्स की बात की, एमडीज और बीएससी एनएससी के अगेंस्ट लोगों ने काफी वीडियोस भी निकाले, उसमें हमारे को चिंता भी है। लेकिन जो निवेशक हैं, जो इनोसेंट हैं, जो मैं बोलूंगा, उनको मैं सिर्फ यही बोल सकता हूं कि अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप अगर टेलीग्राम चैनल पे कुछ वो कर रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी कैन नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। You need to be careful. You need to know that your money cannot grow too fast. If a bank is giving you 7 and if you are growing at 12, it is a very good in the long run. Very, very good. Don't get carried away. ठीक है, कुछ स्टॉक्स हैं जो साल में डबल हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं, पर वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप अगर म्यूचुअल फंड में नहीं कर रहे हैं तो कंपनी को स्टडी कीजिए, बैलेंस शीट को स्टडी कीजिए, रेगुलेशन को स्टडी कीजिए, डिस्क्लोजर्स को स्टडी कीजिए। और ये मैं आपको बता सकता हूं कि जो सेबी का भी 30 साल का सफर है, 30 नहीं, अभी तो 32 साल हो गए, 1992 में हमने शुरू किया था, तब में और अब में क्या फर्क है। 1992 में कोई स्क्रीन ट्रेडिंग नहीं होती थी, कोई डीमैट अकाउंट नहीं होता था, फिजिकली शेयर जाते थे, डिपॉजिटरी नहीं होती थी, क्लियरिंग हाउस नहीं होता था। और अगर आप तुलना कर पाए कि एक पिक्चर जो ट्रेडिंग पिट पे होती थी और जो आज आप घर में स्क्रीन के ऊपर बैठ के या अपने फोन पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप देखिए कि सेबी क्या क्या बदलाव लाया है और निवेशक के लिए बदलाव लाया है। अनसर्टनिटी तो हट ही गई, कोई रिस्क ही नहीं है। अगर आज आपने खरीदा है कोई शेयर, कल आपके खाते में आना ही आना है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बैड डिलीवरी। Margining system is very good, and today our markets are very very efficient. Price discovery is excellent. Only request is don't trade, invest for the long run. Over the long run you will make decent return. एक आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि क्योंकि जब किसी छोटे निवेशक जो आपकी अभी जैसे बात सुनेंगे फिर कहेंगे जी मुझे इन्वेस्ट करना है, तकलीफ ये होती है कि जो हमारा एक पूल होना चाहिए था एडवाइजर्स का, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स का, क्या आप मानते हैं कि जिस तेजी से वो भी बढ़ना चाहिए था ऐसा नहीं हो पाया कई कारण के, खासकर छोटे शहरों में? क्योंकि बड़े मेट्रोज में तो बहुत अच्छे बड़े, और अब तो काफी ये डायरेक्ट प्लान्स वाले भी आ गए हैं जो सेबी ने फैसिलिटेट किया है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि कोई छोटे शहर में बैठा है और उसको एक्सेस नहीं है किसी अच्छे रजिस्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर के साथ? तो ये कमी है और इसके लिए सेबी काम भी कर रहा है। सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स तो बहुत है, हाँ, ठीक है, लेकिन जो एडवाइजर्स हैं कम है। लेकिन आप जब करते हैं, अपना रिस्क आपको भी असेस करना चाहिए कि आपका कितना रिस्क है। यू शुड नेवर बोरो टू इन्वेस्ट, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजें आप अगर खुद ध्यान में रखें तो आप अपने को सेफ रख सकते हैं। पर ये मैं बात मानने को तैयार हूं कि सेबी, जैसे हर एक मोहल्ले में डॉक्टर है, आजकल अगर आप किसी भी कॉलोनी में जाएंगे तो 2-3 डॉक्टर्स तो होते ही हैं। तो एक अच्छा एडवाइजर भी डॉक्टर की तरह होता है, ठीक है। आपको वो एडवाइजर से साल में 1-2 बार तो मिल ही लेना चाहिए। आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलते हैं साल में 1-2 बार, आप अपने स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है एडवाइजर्स का,
इस पे भी सेबी थोड़ा काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि हर एक शहर में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी, व्हाई शुड एनीबडी लूज इट, आप क्यों खोएं उस अपॉर्चुनिटी, उस पे काम हम जरूर करेंगे। लेकिन यही आश्वासन आपको दे सकता हूं कि जहां तक सेबी का सवाल है, हम निवेशक के लिए काम करते हैं। हम हमारे हिसाब से मार्केट्स आज के दिन सेफ है और मार्केट्स लिक्विड है, ठीक है ना। आपको याद होगा जब मैंने आपसे म्यूचुअल फंड्स की बात की थी, मैंने बात की थी सेफ्टी लिक्विडिटी रिटर्न, SLR, है ना। तो सेबी में हो कि मैं रिटर्न की तो बात मैं कर ही नहीं सकता हूँ, है ना। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता है निवेशक का जो पैसा है वो सेफ है या नहीं है, और उसको लिक्विडिटी मिलती है। जैसे बैंक में आप जाके कभी भी अपना खाता पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं, तो आज के दिन लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है, T+1 पे आपको पैसा मिल जाता है। सेफ है या नहीं वो सब आप पे है। आप अगर खुद इन्वेस्ट करते हैं सोच के, अच्छी कंपनी में मैनेजमेंट क्या है, मॉडल क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में है, कैसे ग्रो किया है पिछले 3-4 साल प्रॉफिट है या नहीं है, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं या नहीं, क्वालिटी कैसी है, बोर्ड कैसा है, और जब आप निवेश कर चुके हैं, आजकल जैसे हमारा इलेक्शन चल रहा है, तो आप अपनी कंपनीज के अफेयर पे वोट करते हैं या नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजें जैसे ही जैसे इसका ESG awareness- है, इस पर जो काम सेबी कर रही है, वो कहीं वर्ल्ड के रेगुलेटर्स उसे कॉपी करना चाहते तो कई कामों में आज के दिन सेबी दुनिया में नंबर 1 है। T+1 थे, वी वर नंबर 1, अब T+0 भी शुरू कर दिया म्यूचुअल फंड्स के अंदर, बाकी रेगुलेशन के अंदर। बहुत अच्छा काम है, और ये सब काम क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे ही हमने रेगुलेशन चेंज किया, रेगुलेशन चेंज कैसे होता है, कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास ओपिनियंस आते हैं, आइडियाज आते हैं, देन दे गो फॉर कंसल्टेशन के बाद ही रेगुलेशन। तो आई थिंक इट इज अ प्रोजेक्ट फॉर इंडिया, फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया। और देखिए प्रोडक्ट्स भी कितने नए नए आ गए हैं, रीट्स आई, इन्वेट्स आई, ETFs आए। तो रीट्स पे भी आपने स्मॉल अच्छा, रीट्स भी अभी allow कर दिए। अभी स्मॉल रीट्स भी अलाउ कर दिए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज अगेन फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कहीं। तो हम तो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, और सेबी तो डिस्क्लोजर बेस्ड रेगुलेटर है। हम चाहेंगे कि जो भी पब्लिक से पैसा उठाए, अपने इन्वेस्टर्स को क्या कंपनी में हो रहा है क्लियर पिक्चर दें, सच बताएं उनको, और इससे हमारी कंपनीज को भी गवर्नेंस प्रीमियम मिलेगा, और अच्छी कंपनीज को तो मिलता ही मिलता है। आपने अपने कीमती समय आपने हमें दिया, लोगों से बात की इस माध्यम के जरिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और सेबी को बेस्ट विशेस सारे NSE के दर्शकों की तरफ से, कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक आपका चार्टर है सेबी का, टू प्रोटेक्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स, और उसी की तरफ कोशिश यही है कि हम लोगों को अवेयर बनाएं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग बाय।